नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सभी को हैप्पी दिवाली। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एचटेट पीजीटी ज्योग्राफी। एचटेट 2023 के अभी हमारे पास 20 दिन भी नहीं बचे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम इस दौरान कवर करेंगे और ज़्यादा कुछ तो मैं आप लोगों को नहीं करवा पाऊँगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा मैं वादा नहीं करता हूँ आपसे। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा है कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि किन चीज़ों की गलतियाँ अक्सर हम करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और किन चीज़ों को और सुधारा जा सकता है। कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन से टॉपिक्स को हम छोड़ सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अपनी पकड़ बना लेंगे तो मुझे लगता है कि जो 60 नंबर का ज्योग्राफी का जो पोर्शन आने वाला है, तो उसमें हम कहीं 50 के आसपास अपनी जगह बना सकते हैं। और अगर 50 के आसपास आप ज्योग्राफी में ले लेते हो तो बचे हुए 40 नंबर आप इजीली बचे हुए 90 क्वेश्चन में से निकाल लोगे। तो एचटेट जो है आसानी से 20 दिन में हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। और शायद आपको भी लगेगा अगर आप इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो इस सीरीज़ की शुरुआत करते हुए हम आज जो है सबसे पहले करेंगे एचटेट पीजीटी ज्योग्राफी 2011 का क्वेश्चन पेपर सोल्व और बात करेंगे उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है कृपया अपने पास कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठें, क्योंकि हम बात करेंगे हर एक क्वेश्चन के एनालिसिस की कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है आगे। तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो जो भी बताया जाएगा उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और उसके बाद आगे की अपनी रणनीति अच्छे से बनाएं। और होपफुली मैं आशा करता हूं कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी अपना एचटेट आसानी से कर लेंगे अब की बार। तो चले ज़्यादा टाइम न ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन एचटेट 2011 के पेपर में आया है वो यह है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? ऑप्शन में है आपके पास सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। इंग्लिश में बात करें द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस इज। मैं साथ साथ इंग्लिश में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कोई भी अगर कन्फ्यूज़न होता है किसी क्वेश्चन को लेकर के तो बोर्ड जो है वो हमेशा इंग्लिश वर्जन को ही मानेगा। तो इसलिए इंग्लिश में थोड़ी सी अपनी पकड़ बनाएं। ख़ास तौर ख़ास तौर पर अपनी टर्मिनोलॉजी जो है उसको ज़रूर सुधारें ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। हम बात करेंगे अभी एक एक क्वेश्चन पर और उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या क्या बन सकता है और आगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। चलो इसी से बात करते हैं सिंधु की सबसे सहायक नदी। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब में, उनमें चिनाब जो है वो सबसे लंबी नदी है, सतलुज की सहायक नदी। अब यहाँ से क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकते हैं आपसे कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। सबसे ऊपर जैसे आपका सिंधु है, सबसे नीचे आपका सतलुज है, उनके बीच में कौन कौन सा क्रम है, आपसे नॉर्थ टू साउथ पूछ सकते हैं। तो आपको सिंधु और उसकी सहायक नदियों के नॉर्थ टू साउथ जो है आपको सभी की लोकेशन याद होनी चाहिए, कौन सा उत्तर में है और कौन सा दक्षिण में है। इसके अलावा सिंधु की एक विशेषता है कि इन दो नदियों के बीच में, हर दो नदी के बीच में आप बनता है, दोआब बनता है। दोआब जो है दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। जैसे सतलुज और ब्यास के बीच में आपका बिष्ट दोआब बनता है, रावी और ब्यास के बीच में आपका बारी दोआब बनता है। तो इस प्रकार से 5 दोआब बनते हैं। आप अपना
उनको नॉर्थ टू साउथ किन 2 नदियों के बीच में बनता है, इन सब चीज़ों को आप ज़रूर लिख लें, याद कर लें। हो सकता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश लिखा है, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें। According to the census of year 2001, the state or union territory having second highest population density को पूछा गया है। इन 4 दिए गए ऑप्शन से अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है आपका पांडिचेरी। अब यहाँ क्या है कि पॉपुलेशन के डाटा से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को ही मिलेंगे, ज़रूर पक्का, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो आपको करना क्या है कि हर प्रकार का डाटा, चाहे वो पॉपुलेशन डेंसिटी का हो, सेक्स रेशो का हो, आपकी लिटरेसी रेट का हो, किसी भी प्रकार का, आपको टॉप मोस्ट 5 और लोवेस्ट 5 जो है याद कर लेने हैं। अब वो आपसे इनमें से 1-2 को शामिल करते हुए हो सकता है आपको ऊपर से घटते क्रम में पूछ ले, बढ़ते क्रम में पूछ ले, या किसी स्टेट वाइज पूछ ले। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। पढ़ना आप लोगों को है, मैं केवल ये बता सकता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। पढ़ोगे आप खुद, और जब आप खुद पढ़ोगे, आपको पता होगा क्या पढ़ना है, तो कोई दिक्कत एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन जो है रिवर से ऊपर आ चुका है और एक रिवर का क्वेश्चन यहाँ है। रिवर्स का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप सिलेबस देखोगे, मैं एक वीडियो सिलेबस के ऊपर अभी बनाऊंगा, होपफुली इसके बाद शायद आपको सिलेबस की वीडियो देखने को मिले, क्योंकि उसके ऊपर सबसे पहले मुझे लगता है कि उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम्स को देखना चाहिए। जब आप सिलेबस को देखोगे तो आप देखोगे कि सिलेबस 3 पार्ट्स में, चलो सिलेबस की बात हम सिलेबस की वीडियो में ही करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। रिवर्स का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बात करनी है। यहाँ पर जोशीमठ दिया गया है और पूछा गया कि जोशीमठ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जोशीमठ इज आल्सो नोन एज। 4 प्रयाग के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कौन सा प्रयाग है। जब हम जोशीमठ की बात करते हैं तो ये विष्णु प्रयाग है, यहाँ पर अलकनंदा व धौली गंगा आकर के मिलती है। करण प्रयाग की बात करें तो यहाँ पर पिंडार नदी जो है वो अलकनंदा से मिलती है। रुद्र प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा नदी जो है मंदाकिनी से मिलती है, और देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। उसके बाद गंगा का उद्गम होता है, वहाँ से हम मानते हैं कि गंगा नदी शुरू होती है। हालांकि गंगा का उद्गम हम मानते हैं कि गंगोत्री से होता है भागीरथी के रूप में, लेकिन असली गंगा जो है देव प्रयाग से बनती है। और सबसे बड़ा प्रयाग आपका प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहाँ पर गंगा में यमुना मिलती है। तो ये जितने भी प्रयाग हैं, आपको उन सब का लोकेशन याद करना है, और कौन कौन सी नदी उनके अंदर आकर के मिलती है आपको वो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन 94 जो है 94 क्वेश्चन है, वो पूछा गया कि बॉक्साइट का भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो अगर 2001 के आंकड़ों की बात, 2011 में आया था, 2011 के आंकड़ों की बात करें तो उस टाइम पर उड़ीसा था, हालांकि अभी भी उड़ीसा है। तो बहुत सारे ऐसे खनिज हैं, जैसे आयरन है, बॉक्साइट है, इसके अलावा आपका तांबा है। तो आपको उनमें देख लेना कि कौन सा स्टेट जो है सबसे आगे है उसकी प्रोडक्शन में, और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है उसके रिजर्व है। तो ये इतना आपको करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा गया कि बेमेल को छाटिए। इसमें मिसमैचिंग, पिक आउट द मिसमैचिंग आइटम्स। आपको कुछ लैंड फॉर्म्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो कोव्स जो है वो अलग है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया में बनने वाले लैंडफॉर्म है। आपने देखा होगा जो क्रीक टाइप की होती है, यानी कि खाड़ी के अंदर बहुत पतली खाड़ी जो होती है, उसको हम कोव्स के नाम से जानते हैं, जो कि कोस्टल एरियाज में बनती हैं। बाकी की लोकेशन जो है जितनी भी है, चाहे टूफा हो, ड्रैप्स हो,
या ट्रेवेंटाइन हो, ये सारी की सारी जो है आपकी अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा बनाई जाती है। तो इन 3 के जो है अलावा ये आपकी कोव्स है जो कि कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलती है। तो जितनी भी लैंडफॉर्म्स हैं, किसी भी एजेंट से बनती हो, चाहे आपकी फ्लूवियल से बनती हो, चाहे आपकी ग्लेशियल से बनती हो, कोस्टल एरियाज़ में बनती हो, अंडरग्राउंड वाटर से बनती हो या विंड से बनती हो, जितनी भी बनती है, इसमें ऐड कर लेना वोल्केनो को भी। जितनी भी बनती है और जितनी भी इरोजन से बनती है या फिर आपके डेपोजिशन से बनती है, उन सबको एक टेबल बना करके अपने पेज पे लिख के और उसको लगा लें। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। आप इसमें भी देखोगे कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप 2 से 3 क्वेश्चन आपको पक्के करने, एक टेबल बना के रखनी है एजेंट वाइज एवं इरोजनल और डिपोजिशनल, यानी कि अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि स्थिर स्थल सिद्धांत। स्थिर स्थल सिद्धांत जिसकी उत्पत्ति समझाने का प्रयास करता है वह क्या है, यानी कि स्टैंड स्टिल थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ। स्टैंड स्टिल थ्योरी जो है वो किस चीज़ के उद्भव से संबंधित है, आपको वो बताना है। और ये कोरल रीफ के उद्भव से, यानी कि प्रवाल भित्ति के उद्भव से संबंधित है। जॉन मरे ने ये दी थी 1983 में। इसके अलावा भी 4 और सिद्धांत हैं जो ज्वालामुखी नहीं, इसको कोरल रीफ के बारे में दिए गए हैं। इसके अलावा आपके ज्वार भाटा से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, पर्वतों की उत्पत्ति से जितने भी सिद्धांत हैं, उनको एक पेज के ऊपर राइट डाउन कर लेना। किस किस ने वो दिए थे, किस साल दिए थे, अगर हो सके तो किस साल दिए थे वो भी याद करना, लेकिन किसने दिए थे वो पक्का याद करना है। आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ईयर वाइज यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है कि पर्वत निर्माण के 4 आपको टाइम दिए गए हैं, कौन सी प्रक्रिया पहले हुई थी और कौन सी लास्ट में, आपको वो टाइम के हिसाब से लगानी थी। इसके अलावा किसने दी थी वो सब आपको मैचिंग में दे सकता है। तो बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको एक टेबल बना करके लगा लेनी है, आपको याद रखना है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत है नहीं। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत की पहली वन नीति किस वर्ष लागू हुई थी, यानी कि बात करें कि फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 1952। 1952 में पहली वन्य पॉलिसी आई थी। इसको 1988 के अंदर जो है संशोधित किया गया था। इसी के अनुसार ऐसा कहा गया है कि भारत के 33% इलाके पर वन होने चाहिए, लेकिन अभी हैं कितने, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने प्रतिशत भाग पर वन आपको देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र स्थित है। शैडो जोन ऑफ पी वेव्स लाइज बिटवीन। आपको पी वेव्स का शैडो जोन बात याद करना है, आपको एस वेव्स का शैडो जोन याद करना है। इसके अलावा पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या उनके गुण हैं, उन सब के बारे में आपको याद करना है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि एपिसेंटर है, फोकस है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है और याद करना है कि इनका मतलब क्या है और किन चीज़ों से ये संबंधित है। अगर हम पी जोन के छाया क्षेत्र की बात करें तो 103 डिग्री से 143 डिग्री तक इसका छाया क्षेत्र है। और अगर एस जोन, एस वेव्स की बात करें तो 103 डिग्री के बाद एस वेव जो है आपकी दिखाई नहीं देती है। प्लेट शब्द, अगला क्वेश्चन है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। द टर्म प्लेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसमें प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जेटी विल्सन जो है उन्होंने पहली बार इस टर्म का इस्तेमाल किया था। ज्योग्राफी में बहुत सारी टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अभी जब मैं एनालिसिस कर रहा था एग्ज़ाम्स के तो मैंने देखा कि जो हमारे 2011, 12, 13, 14 के ये लगभग पुराने क्वेश्चन जितने भी हैं लगभग 2019 से पहले के, वो ज़्यादातर फैक्चुअल हैं। और जो 21, 22, 20 वो जो पेपर आपके आए हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल हैं। तो पैटर्न हालांकि बदल रहा है लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके के फिर भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको
काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये हमारे काम की नहीं है, बहुत काम की चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे अर्बन ज्योग्राफी में बहुत सारी टर्म्स हैं, मेगालोपोलिस है, उमलैंड है, कनरभूषण या सन्नगर है, तो वो सब किसने दिए थे, आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सर्वाधिक अणुभार वाली वायुमंडलीय गैस कौन सी है। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं द गैस इन द एटमॉस्फेयर हैविंग हाईएस्ट मोलिकुलर वेट की बात करें तो हर गैस का कुछ ना कुछ मोलिकुलर वेट होता है। तो इनमें अगर हम बात करते हैं तो जिनोन का मोलिकुलर वेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, ये लगभग 131 है। इसके अलावा बाकियों की अगर हम बात करें तो वो इनके मुकाबले में काफ़ी कम है। तो आपको इस तरीके को क्वेश्चन जो है वो बाउंसर्स होते हैं, वो हर बार नहीं पूछे जाते हैं। ये एक आध क्वेश्चन होते हैं जो आपको परेशान करने के लिए डाले जाते हैं कि वायुमंडलीय अणुभार सर्वाधिक हो सकता है आप लोगों को नहीं पता, तो बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली इनकी परसेंटेज याद कर लेनी है। जैसे कि नाइट्रोजन की 78% है, ऑक्सीजन की 21% है। इस प्रकार आपसे ये क्रम लगाने में पूछ सकता है कि मैक्सिमम कौन सी गैस पाई जाती है और मिनिमम कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है परगामी तरंग सिद्धांत जिसकी उत्पत्ति स्पष्ट करता है। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी इन विच इज द ओरिजिन ऑफ। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि आपको टाइड्स की थ्योरी भी याद कर लेनी है, तो ये टाइड से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको टाइड्स बोले थे ज्वार भाटा। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, यूजीसी नेट में बहुत से आपके जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे कि आप पीछे डीएसएसबी में आपकी बात करें, केवीएस में, एनवीएस में, इन तरीके के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। लेकिन इसको पैटर्न बदल देते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने दिया। विलियम वेवल ने दिया था, ये 1883 में दिया था। इसके अलावा आपसे पूछ लेते हैं कि सबसे पहले किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, इक्विलिब्रियम थ्योरी के नाम से दिया था। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के नाम से दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ज्वार भाटा के जो 4 या 5 सिद्धांत है आपको याद करने हैं। हो सकता है कि एक साइड में सिद्धांत लिख दिए जाएं, एक साइड में इनके जो फाउंडर्स हैं उनका नाम लिख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि मैच कीजिए। तो इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते चलें, एग्ज़ाम में बार बार आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो हाईएस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया कर्नाटका। सिंपल क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के चैप्टर से लिया गया है जो आपका 11th क्लास में है। 12th क्लास में भी इसके बारे में बात होती है। 12th क्लास में जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक है वहाँ से आपका लिया गया है। लगभग 8 से 10 फसलें हैं, 12th के सिलेबस में है। आपको केवल उन्हीं फसलों के बारे में याद कर लेना है कि कौन सी फसल किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मुझे लगता है उतना काफ़ी है। इसके बाद अगर हम बात करें, मानव जनसंख्या का लिंगानुपात प्रदर्शित किया जाता है किस प्रकार। सेक्स रेशियो ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। अगर हम यहाँ ऑप्शंस को पढ़ें तो उसके बाद आपको पता लगेगा हमें कि किस तरीके से किया जाता है। तो हम जब देखते हैं सेक्स रेशो की डेफिनेशन, तो प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या को देखा जाता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो 1943 महिलाएं जो है 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाती है। तो यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं उसके द्वारा सेक्स रेशो को मापा जाता है। इसके अलावा लिटरेसी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, और सेक्स रेशो से और डेंसिटी से। तो ये 3 चीज़ों का डाटा तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। जैसे कि लिटरेसी की जब हम बात करते हैं तो पीछे एक एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था कि किस उम्र से कम के बच्चों को लिटरेसी रेट काउंट करते समय गिना नहीं जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। तो किस एज तक के बच्चों को या किस एज के बाद के बच्चों को काउंट किया जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ये आपके लिए सवाल है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी आपके जानकार लोग हैं जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले ईएमआरएस का पीजीटी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं,
उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ये उसके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये पूछता है कि नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है वह कौन सी है। द रिवर विच डज नॉट जॉइन द बे ऑफ बंगाल इज। मैंने पीछे भी कहा था आपसे कि नदी का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको केवल और केवल रिवर्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। वो कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं, वो फैक्चुअल हो सकते हैं। तो इस चैप्टर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वैतरणी नदी है आप पाओगे कि वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर करके अरब सागर में गिरती है। सुवर्ण रेखा जो है उड़ीसा में गिरती है। पेन्नार और पालर दोनों ही आंध्र प्रदेश के पास गिरती हैं। वैतरणी नदी जो है वो आपकी महाराष्ट्र में ताप्ती नदी के साउथ में बहती है और मुंबई को पानी की सप्लाई करती है। तो इस प्रकार वैतरणी जो है वो अरब सागर में गिरती है। बाकी कोई भी नदी इनमें से अरब सागर में नहीं गिरती है। बाकी तीनों की तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि सोइल्स यूएसडीए के अनुसार मृदा जो भारत के अधिकांश भाग पर आच्छादित है। सोइल ओवरलेइंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया एज पर यूएसडीए। सबसे पहले ये यूएसडीए है क्या? तो ये जो यूएस है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये जो है आपका ये मिट्टियों के प्रकार को बांटता है। इसने मिट्टियों को 10 प्रकारों में बांटा है अलग अलग। तो आपको अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल लेवल पर वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनके बारे में पढ़ना है। अगर इंडिया के मामले में बात करें तो यूएसडीए के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो है इंसेप्टिसोल्स। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? नेबुलर हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज प्रपोज्ड बाय लाप्लास। लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी थी। इसके अलावा 4-5 और परिकल्पनाएं हैं। किस किस ने दी थी, कौन सी हाइपोथेसिस किसने दी थी, आपको उसके बारे में बात करनी है। जैसे अगर यहाँ पर जेम्स जीन्स का नाम है, इनसे संबंधित बात करें तो इन्होंने टाइडल हाइपोथेसिस दी थी। और ओटो स्मिड का नाम है, इन्होंने इंटरस्टेलर दी थी। रसेल की अगर हम बात करें तो इन्होंने बाइनरी स्टार थ्योरी दी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। आपको उन सब से संबंधित जितनी भी थ्योरी हैं अपनी एक पेज पे लिख करके अपने नोट्स में चिपका लें। अगले क्वेश्चन में ये पूछता है कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र खालिस्तान राज्य में स्थित है। भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन खालिस्तान स्टेट। अगर हम भिलाई की बात करते हैं तो भिलाई जो है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो भारत ने सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उस टाइम पर कुछ पावर प्लांट लगाने की शुरुआत की, नहीं लौह इस्पात के जो प्लांट थे उनकी शुरुआत की थी। तो ये रसिया की सहायता से यानी कि रूस की सहायता से इस प्लांट को लगाया गया था। इसके अलावा भी रसिया की सहायता से एक और प्लांट लगाया गया है। आप मुझे उसके बारे में बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। इसके अलावा जर्मनी की सहायता से लगाया है, ब्रिटेन की सहायता से लगाए गए हैं। तो कौन कौन से प्लांट हैं, किन किन देशों की सहायता से लगाए गए हैं और किन स्टेट्स में हैं, ये 3 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 भागों को जोड़ता है? नेशनल हाईवे 7 कनेक्ट्स। अब ये नेशनल हाईवे 7 ही क्यों पूछा गया, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता था। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान में। वर्तमान में आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो है नेशनल हाईवे 44। और ये किन को जोड़ता है, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और अगर हम देखें जो नॉर्थ साउथ गलियारा है या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है उत्तर दक्षिण गलियारा, तो वो 19 NH 44 का ही दूसरा भाग है, दूसरा नाम है।
मतलब NH44 को ही नॉर्थ साउथ गलियारे के रूप में जाना जाता है। उसकी लंबाई आपको याद कर लेनी है। आपको पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो भागों को जोड़ता है वो याद कर लेना है, और वो किन राज्यों में स्थित है आपको वो भी याद कर लेना है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, पूर्व पश्चिम जो है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर कहाँ है और पोरबंदर कहाँ है, वो सारी चीज़ें आपको याद करना है। इसके अलावा आपको गोल्डन क्वाड्रेंट के बारे में, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में चीज़ें याद करनी है कि उसकी लंबाई कितनी है, भुजाएं किन को जोड़ती हैं, कौन सी भुजा सबसे लंबी है, कौन सी सबसे छोटी है, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा आपस में कहाँ टकराते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नागार्जुन सागर बांध किस नदी के सहारे स्थित है? नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर। तो ये किस नदी के सहारे स्थित है आपको ये बताना है। ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके अलावा भारत में जो है बहुत सारे रिवर प्रोजेक्ट्स और लगाए गए हैं। आपको सभी रिवर प्रोजेक्ट्स की लोकेशन मैप के ऊपर कर लेनी है। आपसे लोकेशन पूछेगा, आपसे रिवर का नाम पूछेगा, आपसे स्टेट का नाम पूछेगा, तो आपको एक मैप भर करके और अपनी नोटबुक में लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा शब्द संबंधित है। द वर्ड मैंगो शोवर इज रिलेटेड विद। किससे संबंधित है आपको ये बताना है। और आप पाओगे कि ये जो आम्र वर्षा जो शब्द है ये आपका रिलेटेड है मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है। मानसून से पूर्व जितनी भी प्रकार की वर्षा, मानसून से पूर्व जो वर्षा है भारत के अलग अलग हिस्सों में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको नाम याद कर लेने हैं। जैसे कि मैं कहूँ काल वैसाखी, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार से अम्र वर्षा हुई, कॉफ़ी शोवर हुई, तो कहाँ किस नाम से उस बारिश को जाना जाता है वो सारे आपको याद करने हैं। रूर कोयला क्षेत्र स्थित है। रूर जो है, रूर कोलफील्ड इज सिचुएटेड इन, ये जर्मनी का बहुत ही बड़ा लोह इस्पात, लोहे का और मतलब ख़ास तौर पर कोयले का मैं कहूँ तो उत्पादक इलाका है। ऐसा ही क्वेश्चन भारत के केस में बनता है कि भारत का रूर के नाम से किसे जाना जाता है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसको भारत के रूर के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेबखा इज ए, नेबखा है क्या है नेबखा, ये पूछा गया कि नेबखा क्या है। तो नेबखा जो है वो एक बालू का स्तूप है, यानी कि सैंड ड्यून है। इसके अलावा जैसे आपका बरखान है, जैसे आपका सीफ है, तो वो कैसे बनते हैं, उनकी कौन सी भुजा जो है किस प्रकार की होती है, उन सब चीज़ों को आपको याद करना है। इसके अलावा मरुस्थलों को अलग अलग जगह पर किन नामों से जाना जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, हमादा। आप मुझे बताएं कि हमादा जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, किस प्रकार के मरुस्थल को हम हमादा के नाम से जानते हैं। जैसे एक रेग है, तो वो सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअली करनी पड़ेंगी क्लियर। ठीक है, मैं बहुत सारा अगर बताता रहूँगा तो पेपर पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो मैं केवल इतना बताऊँगा कि आप लोग उसमें खोजें। मैं एक आइडिया दूँगा आपको, आइडिया पढ़ना आपको ही है, मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अभी हमारे पास केवल 20 दिन का टाइम है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि हम एक पूरा स्टेट का बैच लेकर के आएँ, लेकिन अभी केवल मैं आइडिया दूँगा, आप लोगों को पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एन्नोर पत्तन स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपको केवल ये बताना है। एन्नोर पत्तन जो है वो तमिलनाडु में है, चाइना से तमिलनाडु में है एन्नोर पोर्ट, जो कि चेन्नई से लगभग लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और अगर मैं बात करूं कि भारत के जो प्रायद्वीप है उसके ऊपर 12 हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट हैं, उनमें से ये एक है। इसको कामराजर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडिया का पहला पब्लिक कंपनी के द्वारा चलाया जाने वाला पोर्ट है। यहाँ हमारा तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में चेन्नई के पास ये पोर्ट है, और ये चेन्नई के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। सिंपल। इसके अलावा 12 पोर्ट कौन कौन कैसे हैं हमारे, उन सब की लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ, पश्चिमी किनारे पर कौन से हैं और पूर्वी किनारे पर कौन से हैं, किन किन नामों से जाना जाता है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, प्राकृतिक कौन सा है, कृत्रिम कौन सा है, नदी या ज्वारीय पत्तन कौन सा है या नदीय पत्तन कौन सा है, खुला पत्तन कौन सा है, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है।
एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा, हो सकता है आपको 2 भी देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय परत जो रसायन मंडल के नाम से भी जानी जाती है, लेयर इन द एटमॉस्फेयर नोन एज कीमोस्फियर इज, इनमें से कौन सी परत है जिसको हम कीमोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है? एक्चुअली कीमोस्फियर जो है वो एक लेयर है जो वायुमंडल में 40 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस ऊंचाई पर होता क्या है कि इस ऊंचाई पर जो सूर्य से आने वाली हमारी किरणें हैं, वहाँ आयंस के साथ टकरा करके कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो इसीलिए इस लेयर को फोटो या आपका कीमोस्फियर के नाम से जाना जाता है। अब 40 से 80 के बीच में अगर हम बात करें तो ओजोनोस्फियर भी आता है और मीजोस्फियर भी आता है, लेकिन हमें तो एक चुनना है। कमीशन ने क्या किया था कि दोनों ही को सही मान लिया था। किसी ने ओजोन स्फीयर लगाया वो भी सही है और किसी ने मेजोस्फीयर लगाया वो भी सही है, क्योंकि 40 से 80 के बीच में इसकी हाइट होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहते हैं किस नाम से? टेम्परेट फॉरेस्ट इन नीलगिरी हिल्स आर नोन एज, किस नाम से टेम्परेट फॉरेस्ट को जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सोलाज। आपको याद करना है कि एक तो हम देखते हैं कि वेजिटेशन की जो टाइप है वो अक्षांश से रिलेटेड होती है। अक्षांश बदलेंगे तो वेजिटेशन की टाइप भी बदलेगी। दूसरा जो है हाइट के अकॉर्डिंग भी होता है। आपको याद रखना है कि किस हाइट तक किन प्रकार की वनस्पति जो पाई जाती है। जैसे कि मैं बताऊं, सबसे नीचे आपको ट्रॉपिकल मिलेगी, उसके बाद आपको ये टेम्परेट मिलेगी, फिर आपकी कौन कौन सी टुंड्रा वुंड्रा एल्पाइन किस तरीके की वनस्पति आपको देखने को मिलेगी, ये सब आपको याद करना है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, भारतीय शहर जहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित नहीं है, इंडियन सिटी वेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज नॉट एस्टेब्लिश्ड इज श्रीनगर, दिल्ली, मोहाली या जयपुर। और ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, क्योंकि इन चारों ही लोकेशन पर जो है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो स्थित है। भारत में अगर बात करें तो 1991 में गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को लेकर के अपना बनाना स्थित शुरुआत की थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशंस के अंडर में आता है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये था कि भारत में जो टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर से संबंधित जो बिजनेस है या व्यापार है, हम कहें निर्यात खास तौर पर है, उसको बढ़ाया जाए। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत में इस प्रकार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करें, देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, द कंट्री विच हैव लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया इज। बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बांग्लादेश। आपको सभी की डिस्टेंस भी याद कर लेनी है कि किस देश के साथ भारत की कितनी लंबी सीमा लगती है। मैंने इसके लिए एक रील भी बना करके वीडियो डाली हुई है, अगर आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम जो है वो 106 किलोमीटर है और वो लगती है आपकी अफ़गानिस्तान के साथ। और एक चीज़ और, जब आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात करोगे तो आपसे पिछले जो अभी तक का जो टाइम था उसमें आप स्टेट याद करते थे। अब जो है जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है, वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बँट गया है। तो आपको याद करना है कि पाकिस्तान की बाउंड्री जो है गुजरात, बांग्लादेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के अलावा अब लद्दाख से भी लगती है। आपको ये याद रखना है। इसके अलावा चीन की बाउंड्री भी फिर जम्मू कश्मीर से नहीं लगेगी, वो केवल लद्दाख से लगती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का भू आकृतिक विभाग जो गोंडवाना लैंड का भाग है वह है द फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया विच इज़ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इनमें से कौन सा फिजियोग्राफिक रीजन है जो गोंडवाना लैंड का भाग है? तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि इनमें से उत्पत्ति के हिसाब से सबसे पुराना कौन सा है और सबसे नया कौन सा है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो वो सबसे पुराना है।
तो इस तरीके से आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन ये फिर बाउंसर है बहुत से बच्चों के लिए, लेकिन जिनको पता है, जिन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए ये कुछ नहीं है। कुछ बच्चों के लिए ये बाउंसर्स हो सकता है। साइनोसिटी सूचकांक जिसकी मात्रा प्रदर्शित करता है वह है, साइनोसिटी इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इरोजन, वोल्केनो, मियांडरिंग और अर्थक्वेक। अपर्दन, ज्वालामुखी, विसर्पण। अब देखो यहाँ पर विसर्पण आया है, होना चाहिए विसर्प, लेकिन इंग्लिश को माना जाएगा तो मियांडरिंग। मियांडरिंग जो है उसको मापने के लिए हम साइनोसिटी इंडेक्स की बात करते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अर्थक्वेक को मापने के लिए हम मर्केली स्केल भी यूज़ करते हैं और रिक्टर स्केल भी यूज़ करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है आपको वो पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और स्केल है जैसे कि फुजीटा स्केल है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि फुजीटा स्केल क्या है, किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, यूजीसी नेट में 3 बार पूछा गया है। तो आप मुझे बताएंगे कि फुजीटा स्केल क्या है। इसके अलावा फिर ये आ गया लैंडफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन। ड्रैप्स आर फॉर्म्ड बाय, पीछे भी आया हुआ था ये। ड्रैप्स जो है वो किस से बनता है, तो ड्रैप्स की अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड वाटर के इरोजन से बनता है। और मैंने पहले भी कहा था कि लैंडफॉर्म्स की आप एक टेबल बना लें, किस किस एजेंट से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, और इसके अलावा कौन से इरोजनल हैं एवं कौन से डेपोजिशनल हैं। आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन ठीक मिलान में पूछ सकता है, अलग अलग तरीक़ों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल क्वेश्चन, लद्दाख खालिस्तान प्रकार की कृषि है। लद्दाख इज द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, हम इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, आदिम निर्वाह कृषि भी बोलते हैं। सिंपल इसको हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। भारत में इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानते हैं, विश्व में इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से। सबकी एक टेबल बना लेना कि भारत में इसको किस किस नाम से कहाँ कहाँ जाना जाता है, विश्व में किस किस देश में किन किन नामों से इसको जाना जाता है। एक टेबल बना लेना, आपको जरूर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एचटेट में मिल जाएगा, नहीं तो यूजीसी नेट में मिल जाएगा, नहीं तो एएमआरएस में मिल जाएगा। सबसिस्टेंस कृषि जो है, स्थानांतरित कृषि जो है, वो एग्जामिनर का सबसे मैं कहता हूँ कि पसंदीदा सवाल है और ये बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, बेनी ऑफ जोन क्या है। बेनी ऑफ जोन इज, बेनी ऑफ जोन क्या है ये आपसे पूछा गया है। बेनी ऑफ जोन जो है दिए गए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें उनमें, ये एरिया है वेयर ए हैवी प्लेट सबडक्ट्स बेलो ए लाइटर प्लेट। जब प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दो जो प्लेटें हैं जब वो आपस में टकराती है, यानी कि जहाँ भी अभिसारी जो किनारा होगा वहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, और जो हैवी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी, और जहाँ पर वो नीचे जाएगी, जहाँ पर सबडक्शन होगा, उसी को हम बोलेंगे बेनियफ जोन। समझ में आया। तो आपको अलग अलग प्लेटों के किनारे किस किस प्रकार के मार्जिन है, अपसारी है, अभिसारी है, कौन से ज्वालामुखी से रिलेटेड हैं, भूकंप किन किनारों पर ज़्यादा आएंगे, अपभ्रंश किन किनारों पर ज़्यादा बनेगी, तो आपको वो सारी चीज़ें कंसेप्चुअल हैं, आपको याद करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। उसमें कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट की बात नहीं है। ऐसा ही अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ। द टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय, कब आई, 1973 में आई। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट टाइगर प्रोजेक्ट के साथ साथ उसके जो टाइगर रिजर्वोयर हैं आप उसको भी याद करें। इसके अलावा जितने भी आपके इस तरीके के प्रोजेक्ट हैं, जैसे एलिफेंट प्रोजेक्ट है, हंगुल प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है इंडिया ने चलाए हैं, वो कब कब चलाए थे, आपको उनकी डेट जो है वो याद करनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। द ईस्ट वेस्ट ब्रेथ ऑफ इंडिया इज, कितनी लंबाई चौड़ाई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 2933 किलोमीटर। आप इसकी नॉर्थ साउथ लंबाई की बात कर सकते हैं, इसके एरिया की बात कर सकते हैं।
ये सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, रटने वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं। आपसे वो बॉर्डर्स की बात करता है, लैंड बॉर्डर्स की बात करता है, आपसे समुद्री सीमाओं की बात कर सकता है, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, सबसे लंबी जलीय सीमा किस राज्य की है, वो सारे क्वेश्चन आपको मैप के लोकेशन से देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस में लोएस को किस नाम से जाना जाता है। लोएस इन फ्रांस इज नोन एज, कि फ्रांस में लोएस को किस नाम से जाना जाता है, तो लिमोन के नाम से फ्रांस में लोएस को जाना जाता है। लोएस के जो सबसे बड़े मैदान हैं वो आपको चाइना में देखने को मिलेंगे। ये विंड इरोजन से, विंड के डेपोजिशन से बनने वाली क्रिया लैंडफॉर्म्स हैं। जब कोई विंड जो है बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी को उठा करके कहीं पर बिछा देती है तो वहाँ पर जाकर के लोएस बनता है। पलाया को अरब मरुस्थल में किस नाम से जाना जाता है। पलाया इन द अरेबियन डेजर्ट इज कॉल्ड एज, आपको बताना है कि ये किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर ये ममलाहा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये मरुस्थल के अंदर एक बेसिन होती है, छिछली बेसिन होती है जिसके अंदर पानी होता है। जब वो सूख जाता है तो वहाँ पर केवल नमक की पपड़ी रह जाती है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि सेलिनोज क्या है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार करके और बताएं, अपनी नोटबुक में लिखें। अगला क्वेश्चन है, गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान राज्य में स्थित है। गिर की जब हम बात करते हैं तो गिर जो है, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गुजरात। इसके अलावा कुछ इनके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको नंदा देवी, जैसे आपका मैं बताऊं मानस, जैसे मैं कहूं आपका नाकरेक। इनके कुछ चहेते, मैं कहूँगा पसंदीदा नेशनल पार्क है जिनको बार बार ये एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं। ये लगभग चौथा क्वेश्चन है या जो कि सतलाकृति से आया हुआ है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन आ गया है ये। जमाज सतलाकृति संबंधित है। जमाज इज ए लैंडफॉर्म रिलेटेड विद, किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये जो है कास्ट रीजन से चुना प्रदेश से संबंधित है। जो स्मॉल साइज़ के जो युवालाज होते हैं, युवाला आपको पता है कि इरोजन से बनते हैं, तो जो स्मॉल साइज़ के युवाला होते हैं उसको हम बोलते हैं जामाज। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बिग बैंग थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय, किसने बिग बैंग के बारे में बताया। तो अगर हम बात करें लेमेंटेयर की, तो लेमेंटेयर ने जो है बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया। इसके अलावा किस किस विद्वान ने पृथ्वी के ओरिजिन से कौन कौन सी थ्योरी दी है वो आपको याद करनी है। हीट आइलैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है। हीट आइलैंड इज ए टर्म यूज्ड बाय वोल्केनिक आइलैंड, इक्वेटोरियल आइलैंड विद हाईएस्ट इंसोलेशन, एरिया ऑफ फॉरेस्ट फायर नहीं, डेंस ह्यूमन पॉपुलेटेड एरियाज। आप पाओगे कि जहाँ ऐसे शहर जहाँ पर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, व्हीकल ज़्यादा चलेंगे जिसकी वजह से और आपका फॉरेस्ट एरिया कम हो जाएगा, वहाँ पर उसके चारों तरफ के इलाके के मुकाबले में 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम 5 डिग्री तक भी होता है कई बार, तो 2 3 4 5 डिग्री टेम्परेचर जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए शहरों को बेसिकली हीट आइलैंड, अर्बन एरियाज़ को हम कहें या बड़ी सिटीज़ को कहें हम, हीट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित स्थलाकृति लक्षणों के विकास का सही क्रम बताना है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग टोपोग्राफिक रीजन्स। यहाँ कुछ टोपोग्राफिक रीजन्स दिए गए हैं, कुछ स्थलाकृतियाँ दी गई हैं, आपको ये बताना है कि उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। घोलरंध्र, विलियनरंध्र, ध्वसरंध्र, डोलाइन, पोलजे, क्या ये सही है। नहीं। साइज के हिसाब से देखा गया है कि आपको सबसे पहले क्या बनेगा और सबसे लास्ट में क्या बनेगा। जब आप देखोगे सबसे पहले आपका सिंक होल बनता है, फिर स्वेलो होल बनता है, डोलाइन बनता है, कोलैप्स सिंक बनता है और लास्ट में आपका बनता है पोलजे। तो सेकंड आंसर जो है वो आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कैगा न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजना खालिस्तान राज्य में स्थित है। कैगा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन खालिस्तान स्टेट, किस राज्य में कैगा जो है वो स्थित है, आपको ये बताना है। कैगा जो है अगर हम देखें
तो कैगा आपका कर्नाटका में स्थित है। केरला में कोई भी स्थित नहीं है। गुजरात की अगर हम बात करें तो जैसे हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं, उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा है, राजस्थान में आपका रावत भाटा है, काकरापाड़ा आपका गुजरात में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है और कैगा आपका कर्नाटका में है। इसके अलावा तमिलनाडु में आपका कुडनकुलम है। तो आपको ये 6 जो है इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। कॉकपिट स्थल रूप संबंधित है। कॉकपिट इज ए लैंडफॉर्म रिलेटेड विद, ये मुझे लगता है चौथा या पांचवा क्वेश्चन आ गया है लैंडफॉर्म से रिलेटेड। कॉकपिट जो है वो किस प्रकार की सतलाकृति है और कैसे बनती है? अगर हम बात करें कॉकपिट की तो वो भूमिगत जल से बनती है। ये कास्ट टोपोग्राफी है और ये लगभग वैसी ही दिखाई देती है जैसा आपका ड्रीमलिन दिखाई देता है। ड्रीमलिन अंडे की टोकरी की तरह दिखाई देता है, कॉकपिट भी लगभग कुछ वैसा ही दिखाई देता है। भारत में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय आवर्जकों का स्रोत देश है। सोर्सेज कंट्री ऑफ मैक्सिमम इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स। आपको ये बताना है कि भारत में मैक्सिमम इमिग्रेंट्स कहाँ से आते हैं, किस देश से आते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स भारत में बांग्लादेश से आए हैं। हालिया संदर्भ में अगर आपसे पूछेगा तो वो एमिग्रेंट्स के बारे में पूछेगा कि भारत से किस देश में सबसे ज़्यादा जो है लोगों का प्रवास हो रहा है। एमिग्रेंट्स के बारे में अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अब एमिग्रेंट्स के बारे में यानी कि जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं उनके बारे में आपसे बात करेगा। और ये हमारे देश के लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि यहाँ से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से प्रवास कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से भू आपदा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल डिजास्टर। डिजास्टर को जब हम बांटते हैं तो बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं। आपका भूमि से संबंधित आपदा, जलीय आपदा जो जल से संबंधित होती है और इसके अलावा वायुमंडलीय। तो यहाँ पर भूकंप जो है वो भी भूमि से संबंधित है, ज्वालामुखी भी भूमि से और हिमस्खलन भी भूमि से संबंधित है। यहाँ पर सूखा जो है वो भू आपदा नहीं है, वो एक वायुमंडलीय आपदा है। यानी कि वायुमंडल में जब आपके इस प्रकार से एक्टिविटीज़ होंगी कि बारिश कम हो जाएगी जिसकी वजह से सूखा पड़ेगा। तो सूखा केवल और केवल भूमि से संबंधित है, वो वायुमंडलीय एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इसलिए सूखा जो है वो भू आपदा नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी को, इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि हर प्रकार की जो डिजास्टर हैं 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। एनसीईआरटी में एक टेबल दी है, आप उसको जा कर के देख लें। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इन तिब्बत द रिवर ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज, तो यहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? गंगा को किस नाम से जानते हैं? सतलुज को, सिंधु को, इन सब को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? वो सब चीज़ें आपको याद रखना है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि नदी जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंग्रोव वनों के मुख्य क्षेत्र हैं। मेन एरियाज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट आर। मैंग्रोव वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो मैंग्रोव जो है बेसिकली डेल्टाई वन है, डेल्टिक रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल की अगर आप बात करो तो वो है आपका सुंदरवन डेल्टा में पाए जाने वाले सुंदरी मैंग्रोव वन। चावल की खेती किस प्रकार की मुख्यतः संबंधित है? राइस कल्टीवेशन इज मेनली एसोसिएटेड विद। आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय फसल तो है लेकिन ज्वारीय इलाकों यानी कि लिटोरल फॉरेस्ट के रूप में अगर हम देखें तो डेल्टाई फसल है, क्योंकि इसको दलदली भूमि या हम कहें कि हमेशा पानी खड़े रहने वाली भूमि की ज़रूरत होती है, तो ये एक ज्वारीय वन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक ऐसी नदी जो रिफ्ट घाटी में प्रवाहित नहीं होती है वह कौन सी है? द रिवर विच डज नॉट फ्लो इन रिफ्ट वैली, कौन सी है इनमें से? तो यमुना नदी जो है वो रिफ्ट वैली में नहीं बहती है। आपको याद रखना है कि कौन कौन सी नदियाँ जो है रिफ्ट वैली में बहती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी नदियां हैं आपको याद रखना है कि कौन सी अरब सागर में गिरती हैं एवं कौन सी बंगाल की खाड़ी में। उनका नॉर्थ टू साउथ आपको क्रम याद करना है कि उत्तर से दक्षिण उनका क्रम क्या है। बहुत बार एग्जाम में उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है, उनका साइज पूछा जाता है।
कौन सी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये पूछा जाता है। सरवती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? द रिवर सरवती ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ, किस राज्य से सरवती नदी निकलती है? तो सरवती नदी जो है वो आपकी कर्नाटका से निकलती है। मैं आपको बता देता हूँ कि सरवती नदी के ऊपर ही भारत का सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रपात है, जिसको हम जोग प्रपात के नाम से जानते हैं, वो पाया जाता है। इनमें से कौन सा पंचम क्रियाकलाप है? एग्जाम्पल ऑफ क्वाइनरी एक्टिविटीज़, इनमें से कौन सा जो है पंचम है? तो पॉलिसी मेकिंग जो है वो पंचम क्रियाकलाप है। आपको जो भी इम्पोर्टेंट आजकल जो है ना एक्टिविटीज से क्वेश्चन आता है, लेकिन पहले आता था कि रेड कलर जॉब कौन सी है, ब्लू कलर जॉब कौन सी है, लेकिन अब जो है क्वाटनरी एवं क्वाइनरी यानी कि पंचम और चतुर्थ क्रियाकलाप जो है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपसे 4 दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सा क्वाटनरी नहीं है, तो आपको उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है कि कौन सा क्वाटनरी है और कौन सा क्वाइनरी है। लेहमान संबद्धता खालिस्तान के बीच में स्थित होती है। लेहमान डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन, तो लेहमान की जब हम बात करते हैं तो ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में पाई जाती है। जब हम इंटरनल ऑफ अर्थ की बात करते हैं, भूप्रपट्टी से शुरू करते हैं और कोर तक जब जाते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ तक जाते हैं, तो 4 से 5 जो है बेसिकली हमें डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कोनार्ड से, कोनार्ड या कोर, कुछ लोग इसको कोरनार्ड बोलते हैं, कुछ इसको कोनार्ड बोलते हैं, वहाँ से लेकर के लेहमान तक जितनी भी डिसकंटिन्यूटी है आपको सीरीज में याद कर लेनी है, और किन लेयर्स के बीच में है आपको वो भी याद कर लेनी है। आपको याद करनी है रेपेटी कहाँ पर है, कोरनाड कहाँ पर है, इसके अलावा आपका गुटेनबर्ग कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। एक डायग्राम बना करके आप उसको इजीली याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 1999-2000 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उस टाइम के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आएगा उड़ीसा आपका। मैं कहता हूँ कि इस तरीके के आंकड़े जो हैं वो आपको वर्तमान के बारे में देखने हैं, और आप ऐसे डाटा को छोड़ भी सकते हैं, बाउंसर्स हैं ये, पूछे जा भी सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो एक आध क्वेश्चन आप गलत भी कर दें तो 60 के 60 तो हमें लेने भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि मेरिट हाई चली जाएगी या यूजीसी नेट की तरह कम चली जाएगी, यहाँ फिक्स है आपको 90 मार्क्स लेने हैं। और अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं शायद, तो वो क्राइटेरिया मुझे अभी बहुत ज़्यादा याद नहीं है, एससी को शायद 82 लेने होंगे, कुछ ऐसा ही है। थारू जनजाति मुख्यतः निवास करती है। थारू जनजाति जो है ट्राइब इज मेनली इनहिबिटेड इन। थारू कहाँ पाया जाता है आपको ये बताना है। तो भारत का जो तराई का रीजन है वहाँ पर आपको थारू जो है जनजाति देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि टोडा जनजाति है, नीलगिरी में देखने को मिलती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा आपके संथाल है, गोंड है, लेपचा है, गद्दी है, गुज्जर बकरवाल है, ये सारी आपको जनजातियाँ याद करनी है कि कहाँ कहाँ देखने को मिलती है और कौन से इनके व्यवसाय हैं। आपको इनके प्रोफेशन के बारे में भी ध्यान करना है, जैसे कि टोडा जो है वो भैंस पालती है, गद्दी जो है वो पशु चारक है, एक जगह से दूसरे स्थान पर वो ट्रांस ह्यूमेंस करते हैं, यानी कि मौसमी प्रवास करते हैं। तो इस तरीके से जो बेसिकली उनसे रिलेटेड बहुत यूनिक चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गंगा नदी के दाएं किनारे वाली सहायक नदी। अब दाएं किनारे की इसने बात की है कि नदी के दाएं साइड आकर के कौन से मिलता है। अगर ये गंगा है तो आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ यमुना मिलती है, यहाँ पटना के पास आपकी सोन नदी मिलती है, तो ये राइट साइड है, ये नीचे वाली राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, जहाँ घाघरा, गंडक और ये सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो किसी भी नदी की सहायक नदियों की आप जब बात करोगे तो आपको उनके दाएं किनारे, बाएं किनारे के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहली और सबसे आखिरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सबसे लंबी कौन सी है उसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें तो आपको बेसिकली याद रखनी ही पड़ेगी। नदी, फिर एक क्वेश्चन आया था, देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में घरों में वर्षा जल संग्रहण करने वाला ढांचा कहलाता है। द रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द हाउसेज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान इज कॉल्ड एज। पश्चिमी राजस्थान में जो जल ग्रह संग्रहण के लिए जो ढांचे बनाए गए हैं उसको हम टांका के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि आप देखना कि
किस प्रकार के वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, नीरू मीरू जो है वो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। इसके अलावा और कौन कौन से हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जा करके देख लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कौन से हैं, तो आप एक बार उस पर नज़र मार लेना। चैनल जो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है, 0 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। द चैनल विच सेपरेट्स अंडमान आइलैंड विथ फ्रॉम द निकोबार आइलैंड। इनमें से कौन सा है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। तो यहीं पर आप 9 डिग्री के बारे में पढ़ लेना, 11 डिग्री के बारे में, 8 डिग्री के बारे में, और डंकन जो पास है उसके बारे में भी पढ़ लेना। सारे के सारे आपके इंडिया से रिलेटेड हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लोल पेट्रोल भंडार जो है किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। क्लोल पेट्रोल रिजर्व आर लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आपको बताना है कि ये किस राज्य में है। ये आपका गुजरात में है। इसके अलावा आपसे डिगबोई पूछ सकता है। इसके बाद अलावा आपसे तेल शोधनशाला पूछ सकता है, तेल शोधनशालाओं के बारे में पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि बैरोनी जो है वो कहाँ पर है, तेल शोधनशाला, बैरोनी बिहार में है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी तेल शोधनशाला जो है वो कच्चे माल पर आधारित है या बाजार पर आधारित है। अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा उत्तर प्रदेश में है और वो बाजार पर आधारित है। पानीपत की बात करें हरियाणा में है, बाजार पर आधारित है। जामनगर की बात करें गुजरात में है लेकिन कच्चे माल पर आधारित है। तो इस प्रकार से तेल शोधनशालाओं से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं। तो भूकंप के झटके ट्रेमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक आर फर्स्ट फेल्ट एट, तो कहाँ सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे? एपिसेंटर। मान लो ये अर्थ है, यहाँ फोकस होगा जहाँ से भूकंप शुरू होता है, तो सबसे पहले जहाँ पर भूकंप की किरणें जाकर टकराएंगी उसी को हम एपिसेंटर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको भूकंप के झटके भी वही फील होंगे। आपको फोकस के बारे में पढ़ना है, आपको शैडो जोन के बारे में पढ़ना है, आपको अलग अलग जो पी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं, एल वेव्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन जो है आज का वो है, रूपांतरण भ्रंशों के सहारे खिसकने वाले प्लेटों के किनारे कहलाते हैं। प्लेट मार्जिन्स मूव अलोंग ट्रांसफॉर्म फोल्ड्स आर ऑल्सो नोन एज, किन नामों से जाने जाते हैं ऐसे किनारे जो आपस में एक दूसरे के अगल बगल में, जैसे कि मान लो ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, अगर ये आपस में टकराएं तो ये आपके विनाशात्मक किनारे या डिस्ट्रक्टिव होंगे। एक दूसरे से दूर जाएं तो ये कंस्ट्रक्टिव होंगे, रचनात्मक होंगे। और अगर ये ऐसे, एक इधर गया एक नीचे की तरफ गया, आपस में टकराएंगे नहीं, ये ना तो टकरा रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को घिसते हैं, तो ऐसे किनारों को हम संरक्षी या कंजर्वेटिव के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका आज का पेपर, 2011 स्टेट का पेपर। और मुझे लगता है कि वीडियो ठीक बनी है और आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।